बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। रिसर्च मेथड्स एंड डाटा एनालिसिस, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे रिसर्च डिज़ाइन। और आज के टॉपिक में बेसिक कुछ हम कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। हम अपनी रिसर्च को कैसे मुकम्मल करते हैं, किस तरह से हम अपना टॉपिक फाइंड आउट करने से लेकर उसको कंप्लीशन तक कैसे लेके जाते हैं। और इसमें कुछ बेसिक टर्म्स हम देखेंगे, बेसिक चीज़ें हम इसमें लर्न करेंगे। सबसे पहले रिसर्च पैराडाइम। पैराडाइम का वर्ड आपने पहले भी सुना होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। अ रिसर्च पैराडाइम इज़ द सेट ऑफ कॉमन बिलीव्स एंड एग्रीमेंट्स शेयर्ड बिटवीन साइंटिस्ट अबाउट हाउ प्रॉब्लम शुड बी अंडरस्टूड एंड एड्रेस्ड। ठीक है जी, यानी कि ये वो कॉमन एक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको फॉलो करते हुए, जिनको यूज़ करते हुए किसी भी एक प्रॉब्लम को समझने से लेकर उसको सॉल्व करने तक सारे मामला तय किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि किस तरह से हम किसी प्रॉब्लम को समझेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, कैसे उसका सलूशन निकालेंगे। द कॉमन रिसर्च पैराडाइम्स आर पॉजिटिविज्म, इंटरप्रेटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, प्रैग्मेटिज्म। इसके अलावा भी एक दो तीन हैं और पैराडाइम भी। अब इस वर्ड को समझने के लिए मैं आपको प्रोग्रामिंग पैराडाइम से एग्जांपल देता हूँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम मतलब आप स्टूडेंट्स काफ़ी देर से हम इसको डिस्कस करते हैं, पढ़ते आए हैं। तो दो मेजर पैराडाइम आप पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, स्ट्रक्चर्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, हम फंक्शंस बनाते हैं, मेथड्स बनाते हैं और फिर उन मेथड्स को हम कॉल करते हैं। ठीक है जी, वो मेथड्स डाटा के ऊपर कुछ परफॉर्म करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके बरक्स एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम है जिसमें हम हर चीज़ को ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में देखते हैं। ठीक है, जब हमने प्रॉब्लम कोई भी सॉल्व करनी होती है, चूँकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसमें कोई भी प्रोग्राम बनाया जाता है, उसका पर्पज़ ही प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। तो जब हमने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, चाहे हम स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को अडॉप्ट कर रहे हैं या हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को अडॉप्ट कर रहे हैं, प्रॉब्लम हमने सॉल्व करना होता है तो हम शुरू से ही देखते हैं कि हमने अगर स्ट्रक्चर्ड में करना है तो हम कैसे करेंगे, हमने कौन कौन से फंक्शन बनाने हैं। अगर हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को अडॉप्ट करना है तो हम देखेंगे हमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स चाहिए। हम क्लासेस आइडेंटिफाई करते हैं, उस क्लास के मेथड, उस क्लास के हम फंक्शंस देखते हैं कौन कौन से हमें बनाना पड़ेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से रिसर्च पैराडाइम भी सेम सेंस में, ये हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है रिसर्च पैराडाइम का, कॉमन बिलीव्स एंड एग्रीमेंट्स शेयर्ड बिटवीन साइंटिस्ट हाउ प्रॉब्लम शुड बी अंडरस्टूड एंड एड्रेस्ड। ठीक है जी, और इसकी डिफरेंट फिर आगे एग्जांपल्स हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिविज्म। इन अ ब्रॉड सेंस, पॉजिटिविज्म इज अ फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी दैट ओबेज टू द फैक्चुअल नॉलेज गेन्ड थ्रू मेजरमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें नज़र आते हैं, दिखते हैं, ये उसी के ऊपर वर्क करता है। तो इसमें सिर्फ फैक्ट्स और मेजरमेंट्स के ऊपर बात की जाती है। जिस तरह से अगर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि वो सम टाइम ऐसा होता है कि फैक्ट्स किसी और तरफ लेके जा रहे होते हैं लेकिन एक्चुअल रियलिटी कुछ और होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक स्टूडेंट ने पेपर अटैम्प्ट किया है, उसने बड़ा अच्छा राइट किया पेपर, दूसरे ने पेपर अटैम्प्ट किया, उसका इतना अच्छा नहीं था। ठीक है जी, आंसर उसके अच्छे नहीं थे। तो हो सकता है जिसने बड़ा अच्छा राइट किया है उसने कोई कॉपी किया हो या इत्तेफाक से उसका वो क्वेश्चन उसने सिर्फ वो एक आधी प्रिपेयर किया हो, दो चार क्वेश्चन जो प्रिपेयर किए थे वही पेपर में आ गए। ठीक है, तो सिर्फ मेजरमेंट्स की बात की जाती है, उसके जो दीगर फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, दीगर कोई अगर उसमें इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनको नहीं देखा जाता। Positivism is also associated with other terms, namely positivist, empirical science and post positivism, sorry। तो ये इसकी कुछ और टर्म्स भी हैं।
अकॉर्डिंग टू क्रेसवेल इट प्रोमोट्स द आइडिया दैट, क्रेसवेल साइंटिस्ट है एक, ये कहता है जी साइंटिफिक नॉलेज इज डिराइव्ड फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ डाटा ऑब्टेन्ड थ्योरी फ्री एंड वैल्यू फ्री फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। इसके ऊपर कोई हमने फ़िलासफ़ी, कोई थ्योरी, कोई वैल्यूज़ डिस्कस नहीं करना, सिर्फ जो ऑब्ज़र्व किया वही जो है पॉजिटिविज़म है। दिस सजेस्ट दैट एनीथिंग दैट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड एंड दस इन सम वे मेयर्ड, जिसको हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, जिसको मेयर नहीं कर सकते, इज़ अ लिटल और नो इम्पोर्टेंस। जिसको हम, जो नज़र नहीं आती, जिसको हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, या सिरे से इम्पोर्टेंस है ही नहीं, या थोड़ी है या सिरे से इम्पोर्टेंस है ही नहीं। ठीक है, अब ये जिस रिसर्च पेपर में उसने कहा उसका रेफरेंस भी साथ दिया हुआ है, कंट्रोवर्सीज इन मिक्स्ड मेथड रिसर्च। Positivists believe that there is a single reality which can be measured and known, and therefore they are more likely to use quantitative methods to measure this reality। चूँकि वो एक ही रियलिटी है, कोई एक ही उसमें कॉन्सेप्ट है, उसी को वो मेजर करते हैं और उसके लिए क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ उसकी मेजरमेंट का जिक्र किया जाए या फिर किसी चीज़ को मेजर किया जाए। तो इस अप्रोच में हम सिर्फ किसी एक वेरिएबल के साथ स्टिक रहते हैं और उसी को ही मेजर करते हैं, उसी की बेस पे हम रिसर्च कर रहे होते हैं। उसके बाद है इंटरप्रेटिविज़म एंड कंस्ट्रक्टिविज़म। ये दोनों तकरीबन सेम अप्रोचेज हैं। These are related philosophical ideologies that promote the idea that people are deliberate and creative in their actions and actively construct their social world। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ से डेलिब्रेट और क्रिएटिव से ये बात समझ आ रही है कि देयर मे बी सम अदर फैक्टर्स। दिस अप्रोच कंसिडर्स द डायनामिक एंड चेंजिंग नेचर ऑफ सोसाइटी। ठीक है जी, एंड देयर कुड बी मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस ऑफ एन इवेंट। अब एक इवेंट की कई एक इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं, कई एक उसके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, शेप्ड बाय इंडिविजुअल्स हिस्टोरिकल और सोशल पर्सपेक्टिव। अब जो पॉजिटिविज़म था उसमें सिर्फ एक फैक्टर था, उसी को हमने मेजर करना है और उसी की बेस पे हमने रिसर्च करना होती थी। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कोई एक इवेंट है, कोई एक मतलब मेन आपका वेरिएबल है, तो उसके साथ कुछ और वेरिएबल्स भी होंगे, कुछ और भी उसके साथ उसको अफेक्ट करने वाली चीज़ें होंगी। ठीक है जी, वो फैक्ट कैसे हो सकती हैं, वो इंडिविजुअल्स उसको अफेक्ट कर सकते हैं, हिस्टोरिकली अफेक्ट हो सकते हैं या सोशली। यानी कि ये तो उसने एग्जांपल्स दे दी, लेकिन फीचर्स फैक्टर्स ज़्यादा भी हो सकते हैं इससे। ठीक है, और उस इवेंट की मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं। Such situations need to be examined through the eye of participants rather than the researchers. Constructivists believe that there is no single reality or truth, जबकि जो पॉजिटिविस्ट थे वो ये कहते थे कि there is a single reality। तो ये बिलीव करते हैं कि there is no single reality or truth and therefore reality needs to be interpreted। उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा according to the multiple factors, multiple variables, and therefore they are more likely to use qualitative methods। ठीक है जी, अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब दौर था तो उस वक़्त अल्लाह ताला का वाज़ेह हुक्म था कि जी जो चोर है उसका हाथ काट दिया जाए, सारी को व सारी का फ़क्ता वैदिया हुमा। सिंगल एक समझ लें कि अप्रोच थी, सिंगल एक कॉन्सेप्ट था। तो सिंगल एक वेरिएबल रिसर्च करना था कि अगर चोर मिल गया, चोरी उसने की, साबित हो गई, तो उसका हाथ काट दिया जाए। लेकिन आपने जब आपका दौर है, आपके दौर में चोरी हुई, लेकिन आपने जब उसको इन्वेस्टिगेट किया, देखा कि वहाँ पे सिर्फ चोरी एक फैक्टर नहीं है, फैक्टर्स और भी हैं। देयर आर सम अदर फैक्टर्स। क्या हैं कि जी वहाँ पे कहत पड़ा हुआ था, लोग भूखे मर रहे थे, तो आपने वो जो सज़ा थी उसको मुअत्तल फरमा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टिविस्ट की आप समझ लें कि एक कंस्ट्रक्टिविज़म की एक एग्ज़ाम्पल है कि कोई एक सिंगल रियलिटी नहीं है। ठीक है जी, उसमें कुछ और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, उनको भी स्टडी करना है, उनको भी देखना है। तो इस बेस पे फिर हम यहाँ पे क्वांटिटेटिव अप्रोच को
फॉलो नहीं कर सकते, यहाँ पे क्वालिटेटिव मेथड्स को देखना पड़ेगा। ठीक है जी, टू गेट दीज मल्टीपल रियलिटीज, मल्टीपल वेरिएबल्स। और ये जो रेफरेंस दिया गया कोहन और मैनियन और मॉरिसन का, वो नीचे उसको रेफ़र कर दिया गया रिसर्च पेपर को, रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन के नाम से। आगे है प्रैग्मेटिज्म। दिस इज़ अ philosophical ideology that is essentially practical rather than idealistic. For the pragmatist, there may be various or multiple ways at arriving at the reality. This can be through subjective or objective means, and some other times could require a combination of subjective and objective techniques. तो ये दोनों का मिक्सचर है, पॉजिटिविज्म का और कंस्ट्रक्टिविज्म का। जी, हाइब्रिड। Pragmatists believe that reality is constantly renegotiated, debated, interpreted, and therefore the best method to use is the one that solves the problem. Choosing research paradigm. अच्छा, पैराडाइम इसके अलावा भी 2-3 और भी हैं, ये जो हमने इंपॉर्टेंट थे उनको डिस्कस किया है। Your choice of research paradigm or philosophy is an important step in the planning of your research project, as different philosophical traditions have some strengths and implications for the choice of research method. जब आप कोई यूज़ कर लेते हैं, फॉलो करते हैं पैराडिम, तो उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ उसके ड्रॉबैक्स भी हैं। मैं आपको थोड़ा सा, चूँकि आपका बैकग्राउंड है, आपको आइडिया है, तो मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है, वो हमें पता है कि उसके स्टार्ट पे, शुरू पे हमें काफ़ी एक्सटेंसिव डिज़ाइन के ऊपर वर्क करना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ती है। ठीक है, लेकिन उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो उसकी यूज़फुलनेस है, वो ज़्यादा है। जबकि जो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, उसका जो प्लानिंग टाइम है, डिज़ाइनिंग टाइम है, वो इतना ज़्यादा नहीं है, उस पर इतना प्लान नहीं करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे हमें स्टार्ट पे प्लानिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है। कौन सी क्लासेस होंगी और उनकी आपस की रिलेशनशिप क्या होगी, वो किस तरह से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही होंगी, हर क्लास के डिफरेंट मेथड्स क्या होंगे, उसका डाटा क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, बिहेवियर क्या होगा, तो हमें काफ़ी टाइम। इसी तरह से यहाँ पे रिसर्च पैराडाइम में भी हर जो अप्रोच है उसके अपने बेनिफिट्स और कुछ लिमिटेशंस, इम्प्लीकेशंस भी हैं। So, for instance, positivism is often associated with an approach that tests objective theories through the examination of measurable variables. तो इसमें quantitative methods आते हैं, और जो whereas interpretivism और constructivism are associated with methods that investigate a topic in a more exploratory fashion without the constraints imposed by the rigid quantitative approach. तो इसमें qualitative हम methods को use करते हैं। The more recent mixed methods approach combines both quantitative and qualitative methods. जो आजकल मतलब अप्रोच चल रही है, उसमें दोनों को कंबाइन किया जाता है। This combines the strength of philosophical assumptions and theoretical framework of both quantitative and qualitative approach to provide rich understanding of research problem. Understanding how each of these research terms contribute to your research design will ensure the different components of your study are integrated. अब हमने पैराडाइम देख लिया, थोड़ी सी डिस्कशन हमने वर्बल पैराडाइम हमने देखा, मेथडोलॉजी की एक वर्बल से डिस्कशन हमने कर ली थोड़ी सी। तो अब कुछ टर्म्स हैं जो कि हमें रिसर्च क्वेश्चन का आंसर करने में हमें एक हेल्प आउट करती हैं। कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, कैसे कैसे हम उसको अपने रिजल्ट तक पहुँचते हैं। ऑन्टोलॉजी, व्हाट इज़ रियलिटी। एपिस्टेमोलॉजी, हाउ कैन वी नो रियलिटी। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, व्हाट अप्रोचेस कैन वी यूज टू एक्वायर नॉलेज। अब ये एपिस्टेमोलॉजी और थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, यहाँ पे आपका पैराडाइम आ जाता है। मेथडोलॉजी, व्हाट प्रोसीजर कैन वी यूज टू एक्वायर नॉलेज, मेथडोलॉजी। मेथड, व्हाट टूल्स कैन वी यूज फॉर एक्वायरिंग नॉलेज। अब यहाँ पे मेथडोलॉजी और मेथड में बड़ा कम डिफरेंस है।
मेथडोलॉजी क्या है? प्रोसीजर है, और इसमें सेट ऑफ प्रोसेसेस एंड सेट ऑफ टूल्स आ जाते हैं। सेट ऑफ प्रोसीजर, सेट ऑफ प्रोसेसेस, पूरा एक रोड मैप, और मेथड वो एक स्पेसिफिक टूल है जो हम नॉलेज को एक्वायर करने के लिए, मिसाल के तौर पे अगर हम एक इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, अगर हम एक सर्वे कर रहे हैं, तो वो टूल है, ठीक है जी, जिसके ज़रिए से हम नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं। सोर्सेज हैं, व्हाट डाटा कैन वी कलेक्ट। तो ये पूरा एक जो रिसर्च हमारा प्रॉब्लम है उसके लिए मतलब स्टार्ट होता है एंटोलॉजी से, व्हाट इज़ रियलिटी, व्हाट इज़ प्रॉब्लम। एपिस्टेमोलॉजी, व्हाट एंड हाउ कैन आई नाउ रियलिटी और नॉलेज। थ्योरेटिकल परस्पेक्टिव, व्हाट अप्रोच कैन वी यूज टू गेट नॉलेज। मेथडोलॉजी, व्हाट प्रोसीजर कैन वी यूज टू एक्वायर नॉलेज, व्हाट टूल्स कैन वी यूज टू एक्वायर नॉलेज। एट द एंड, व्हाट डाटा कैन वी कलेक्ट। तो ये एक प्रोसेस है, ठीक है जी। नाउ हेयर इज अ बिग पिक्चर। पैराडीम हमने देखा, हमारे पास पैराडीम मेजर पॉजिटिविज्म है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, क्रिटिकल थ्योरी है, प्रैग्मेटिज्म, एक आध एक दो और भी हमारे पास पैराडीम है, रिसर्च पैराडीम। फिर मेथडोलॉजी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव हैं, फिर आगे इनके डिज़ाइन हैं, और फिर इनके मेथड्स हैं। ये सारी टर्म्स आपस में ऐसी जुड़ी हुई हैं कि इनको आप सेपरेट भी नहीं कर सकते, और ये एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं, ठीक है। जो पैराडीम है वो तो एक यूँ कह लें कि कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स है, कलेक्शन ऑफ फिलॉसफीज़ है। मेथडोलॉजी एक ख़ास किस्म का रोड मैप है, फिर उसके डिफरेंट टाइप्स हैं उस रोड मैप के अकॉर्डिंग, फिर उसके मेथड्स हैं, टूल्स हैं। अब रिसर्च मेथडोलॉजी की हम बात करते हैं। वंस यू आर, अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स आमतौर पे फोकस करते हैं, रिसर्चर जो नोविस हैं, नए नए जो नया इस फील्ड में रिसर्च में आते हैं, वो कहते हैं जी हमने थीसिस लिखना है या हमने रिसर्च पेपर लिखना है, शुरू करें बस लिखना। अब ये ज़रा ये देखिएगा, वंस यू आर वेल इनटू लिटरेचर रिव्यू, जब आपने अच्छा खासा लिटरेचर रिव्यू कर लिया है, इट इज़ टाइम टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द स्टडी यू विल डिज़ाइन टू आंसर द गैप यू आइडेंटिफाइड। जो आपका गैप है, गैप से मुराद है आपका प्रॉब्लम, आपका टॉपिक, ठीक है जी। तो तब आपने सोचना है कि मैं कौन सा रिसर्च डिज़ाइन फॉलो करूं उस गैप को आंसर करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है जी सर हम ये लिखें वो लिखें, कैसे लिखें। पहले लिटरेचर सर्वे करेंगे, पहले कुछ जो रिसर्च डिज़ाइन है आपका, पहले वो डिज़ाइन तो पढ़ें, डिज़ाइन हैं कौन कौन से, उनमें से हमें कौन सा फॉलो सूट करता है जो हमने फॉलो करना है, और हम सक्सेसफुली अपनी रिसर्च कर लेंगे। सिर्फ लिखना है, क्या लिखेंगे? जब वो एक्सटर्नल आएगा, जब आपका डिफेंस होगा, वो पूछेगा टेक्निकल चीज़ें, आप उसको आंसर नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे हमने ये थीसिस लिख लिया है, कौन सी अप्रोच फॉलो की है, मेथड कौन सा फॉलो, मेथडोलॉजी क्या है, वहाँ पे आप फिर वो दांत पे दांत हम उठा नहीं सकते दांत पे से, ठीक है। तो जब आपने अच्छा खासा लिटरेचर रिव्यू कर लिया, फिर आप डिज़ाइन के बारे में सोचेंगे, हाउ यू विल आंसर योर क्वेश्चन, आंसर योर प्रॉब्लम। Which methodology will you use to gather the data for your research? Will you use a qualitative, quantitative or mixed methodology? अब ये देखें methodology क्या है, यहाँ पे उसने लिखा है mixed methods methodology. Methodology is a collection of methods, ठीक है। मिक्स जो है उसमें क्वालिटेटिव भी होंगे, क्वांटिटेटिव भी होंगे। क्वालिटेटिव एंटायरली सेपरेट हैं क्वांटिटेटिव से, लेकिन आजकल ज़्यादा मिक्स्ड यूज़ हो रही है। यू विल चूज अ रिसर्च मेथड दैट बेस्ट अलाइंस विद योर रिसर्च क्वेश्चन। अब रिसर्च क्वेश्चन अलाइनमेंट हम पीछे हमने देखा हुआ है कि वो कैसे हम उसको अलाइन करते हैं। अलाइनमेंट का पूरा एक टॉपिक मैंने कहा था बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी। अब क्वांटिटेटिव, when collecting and analyzing data, quantitative research deals with numbers and statistics, quantity, while qualitative research deals with words and meanings.
As the name suggests, quantitative refers to the numbers where data is collected based on numbers and a summary is taken from these numbers. Graphs help to quantify the result in quantitative research. तो यहाँ पे हम डाटा कलेक्ट करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं, हम एवरेज की बात करेंगे, हम मैक्सिमम की बात करेंगे, हम पूरे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म कर रहे होंगे। यहाँ पे एग्जॉस्टिवली एक्सटेंसिवली स्टैट्स इन्वॉल्व होती है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हैं। आपने जो वो एवरेज पढ़ा हुआ है, अरिथमेटिक मीन, मॉड, मीडियन, रिग्रेशन, कोरिलेशन वगैरह, वो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे क्वांटिटेटिव में। क्वालिटेटिव refers to the non-numerical elements in the research when the information or data cannot be grasped in terms of numbers. Qualitative research comes for the rescue. ठीक है जी। If it is not a matter of number, then it is qualitative. It depends upon the nature of our research. ठीक है, हमारा रिसर्च एरिया, रिसर्च टॉपिक क्या है। ठीक है जी। तो अगर देखें, अगर मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, दो नॉट रिलायबल एज मच एज क्वांटिटेटिव, qualitative research helps to form a better summary in terms of theories in the data. तो बहरहाल दोनों के अपने बेनिफिट्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं, दोनों नेचर डिफरेंट है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ प्रॉब्लम हम इसको चूज़ करते हैं, इसको हम अडॉप्ट करते हैं, सम टाइम हम इसको कंबाइन भी कर लेते हैं। अब आ गया रिसर्च डिज़ाइन, जो हमने एक पूरा सिनेरियो देखा था बिग पिक्चर में। रिसर्च डिज़ाइन वो तीसरे नंबर पे आ रहा है। ठीक है जी। अब ये क्या होती है, द रिसर्च डिज़ाइन रेफर्स टू द ओवरऑल स्ट्रेटेजी दैट यू चूज टू इंटीग्रेट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द स्टडी, मतलब योर रिसर्च इन अ कोहेरेंट एंड लॉजिकल वे। अब वो जो उनकी आपस में लिंकिंग है, जो उनको आप इंटीग्रेशन है उनकी इंटीग्रेट कर रहे हैं, वो लॉजिकल होगी। और इसमें मैं आपको एक बड़ा सादा सा लफ्ज़ इस्तेमाल करता तो नॉर्मली इनफॉर्मल वे में, कि रिसर्च में हम कहानी बनाते हैं, हम डिफरेंट इश्यूज़ को आपस में जोड़ते हैं और कंक्लूड करते हैं। अगर कंपोनेंट्स की हम तरतीब बदल दें या उनमें से कोई कंपोनेंट हम एक्सक्लूड कर दें तो रिजल्ट्स चेंज हो सकते हैं, चेंज हो जाते हैं। thereby ensuring you will effectively address the research problem. It constitutes the blueprint for the collection, measurement and analysis of data. अब जो रिसर्च डिज़ाइन है ये आपको कलेक्शन ऑफ डाटा से लेके आपको एनालिसिस तक, रिजल्ट्स तक लेके जाता है रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च प्रॉब्लम डिटरमिन्स द टाइप ऑफ डिज़ाइन यू शुड यूज, नॉट द अदर वे अराउंड। आपकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो सुजेस्ट करेगी कि आपने कौन सा रिसर्च डिज़ाइन अडॉप्ट करना है। ठीक है, आप किसी रिसर्च डिज़ाइन को शुरू करके रिसर्च प्रॉब्लम फाइंड आउट नहीं करते, आप देखते हैं कि आप कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग रिसर्च डिज़ाइन आपने चूज करना है, विच रिसर्च डिज़ाइन सूट्स फॉर द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। A common mistake researchers made is that they begin their investigations far too early before they have thought critically about what information is required to address the research problem. वो उससे पहले ही सोचना शुरू कर देते हैं, एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक मिस्टेक है रिसर्चर्स की। द रिसर्च डिज़ाइन इज यूजुअली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इंट्रोडक्शन से ही हम उसको अपनी समझ लें कि रिसर्च डिज़ाइन को इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर देते हैं। मतलब कि जो हमारा फाइनल रिसर्च प्रोसेस में फाइनल स्टेप है राइटिंग ऑफ द पेपर, ठीक है जी, जिसे हम रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं, वो थीसिस की सूरत में हो सकती है, रिपोर्ट राइटिंग वो रिसर्च पेपर की सूरत में हो सकती है। तो उस रिपोर्ट राइटिंग में हम अपनी रिसर्च डिज़ाइन को इंट्रोडक्शन से ही डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये सारा कुछ रिपोर्ट राइटिंग रिसर्च करने के बाद की बातें हैं। स्टूडेंट और रिसर्चर जो नए हैं वो ये भी मिस्टेक करते हैं
कि वो कहते हैं जी हमने लिखना क्या है बस। You can get an overall sense of what to do by reviewing the literature of studies and that have utilized the same research design. अब आप इसमें एक इंसाइट कैसे गेन करें, कैसे आपको पता चले कैसे काम किया जाता है। यू कैन गेट एन ओवरऑल सेंस, आप कैसे ये सेंस गेट कर सकते हैं। व्हाट टू डू बाय रिव्यूइंग द लिटरेचर, आप लिटरेचर रिव्यू करें, ठीक है जी, ऑफ स्टडीज दैट हैव यूटिलाइज्ड द सेम रिसर्च डिज़ाइन। मिसाल के तौर पे एक रिसर्च डिज़ाइन है, केस स्टडी है रिसर्च डिज़ाइन, आपने कैसे कैसे काम करना है। आप कोई ऐसा रिसर्च पेपर देखें, कोई ऐसा थीसिस देखें जिसमें केस स्टडी रिसर्च डिज़ाइन को फॉलो किया गया है, तो उसमें से आपको आइडिया होगा कि आपने कैसे 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 काम अपना फ्रॉम स्टार्ट टू एंड लेके जाना है, ठीक है। अगर एक्सपेरिमेंटल है उसको देखें, अगर कोई और रिसर्च डिज़ाइन है आप जो फॉलो करना चाह रहे हैं, आपको सूट करता है, आप उस रिसर्च डिज़ाइन की बेस पे कोई की गई रिसर्च और उसकी रिपोर्ट को देखें, उसका थीसिस देख लें, रिसर्च अगर वो थीसिस है वो देखें, अगर वो लिटरेचर आपका रिसर्च पेपर है वो देखें, तो आपको आइडिया हो जाएगा। दिस कैन प्रोवाइड हेल्प यू develop an outline to follow for your own paper or for your own thesis। आप उसके लिए एक वे आउट बना सकते हैं कि पहले मैंने एक क्वेश्चनरी डिज़ाइन करनी है, फिर मैंने वो इतने रिस्पोंडेंट्स से फिल करवानी है, फिर उस डाटा को मैंने उसके ऊपर ये एनालिसिस करना है, फिर ये एनालिसिस करना है, फिर ये करना है, फिर उसको मैंने उसके बाद उसके रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने हैं और दिस एंड दैट। अब ये हमारे पास रिसर्च डिज़ाइन तीन तरह के बेसिक हैं, एक है क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और मिक्स्ड। अब यहाँ पर सफिशिएंट रिसर्च डिज़ाइन डिस्कस किए गए हैं, बट दीज आर नॉट लिमिटेड टू दिस डायग्राम। सिर्फ इतने ही नहीं है, इसके अलावा भी हैं, लेकिन ये फेमस एक्सपेरिमेंट। अब क्वांटिटेटिव में दो हैं, एक है एक्सपेरिमेंटल, एक है नॉन एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल में ट्रू एक्सपेरिमेंट, कॉसी एक्सपेरिमेंटल, सिंगल सब्जेक्ट, ये तीन तरह के हैं। फर्दर नॉन एक्सपेरिमेंट में डिस्क्रिप्टिव, कंपैरेटिव, कोरिलेशनल, सर्वे, एक्स पोस्ट फैक्टो। फिर क्वालिटेटिव में दो टाइप्स हैं, इंटरेक्टिव, नॉन इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव हैं एथनोग्राफिक, फिनोमिनोलॉजिकल, केस स्टडी, ग्राउंडेड थ्योरी, क्रिटिकल स्टडीज़। और नॉन इंटरेक्टिव में है कंसेप्ट एनालिसिस, हिस्टोरिकल एनालिसिस। मिक्स्ड में एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोरेटरी, ट्रायंगुलेशन। अब इनमें से कुछ रिसर्च डिज़ाइन तो हमने प्रीवियस देखे थे, आपको मैंने कुछ उनकी प्रीवियस लेक्चर में एक दो की एग्जांपल दी थी, जो कि यानी कि इजीली हम उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो एनीवे ये तमाम जो रिसर्च डिज़ाइन है ये एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फॉलो किए जाते हैं, यूज़ किए जाते रहे हैं। फ़र्ज़ करें कोरोना की हम कोई मेडिकल रिसर्च है कोरोना, तो उसमें हम केस स्टडी के तौर पे कोई 500 पीपल ले लेते हैं जिनको कोरोना हुआ, 100 पीपल ले लेते हैं जिनको कोरोना हुआ। हम उनको केस स्टडी के तौर पे उनके सिम्पटम्स डिस्कस करते हैं, उनके ऊपर कुछ उनको रेमेडीज़ बताते हैं, उनको कुछ प्रिवेंशन बताते हैं। तो ये इंटरेक्टिव है ना, हम कुछ चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं, कुछ रिज़ल्ट आ रहे हैं,